हर साल की तरह फिर से एक बार आप सभी की डिमांड पर जनरल अवेयरनेस के लिए एक ऐसा कोर्स जो आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। पिछले साल की तरह इस बार फिर से 2023 के लिए एकदम तैयार है हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जनरल अवेयरनेस का यानी सामान्य जागरूकता का पूरा स्टडी मटेरियल, वो भी एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर, जहां आपको दिया जाएगा हिस्ट्री से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट थ्योरी एक सिंपल सी लैंग्वेज में जिसको आप पढ़कर आसानी से समझ पाएंगे विद एमसीक्यूज यानी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि लगभग यहां आपके 2100 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठते हैं। चाहे वो आपकी हिस्ट्री की बात हो, पॉलिटी की हो, इकोनॉमिक्स की हो, ज्योग्राफी की हो या जनरल साइंस हो या आपका यहां पर जनरल नॉलेज हो, और आपको मिलेगा अपडेटेड कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर टिल दिसंबर 23। तो एक ऐसा कोर्स जो आपकी जनरल अवेयरनेस को लेकर सारे डाउट दूर करने वाला है। इसके बाद आपको कोई भी एग्जाम के अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, यहां पर एसएससी हो, आपका यूपीएससी हो या पीसीएस हो, आपका यहां पर रेलवे हो, बैंकिंग हो, सभी में आपके लिए हेल्प आने वाला है। आपके एक फाउंडेशन को अच्छे लेवल पर बनाने वाला है। इस बैच में इनरोल होने के लिए आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, या डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जिसका नाम है एग्जाम बिगनर, या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारे exambeginners.com वेबसाइट को भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम बिगनर। एग्जाम बिगनर पर आप लोगों की डिमांड पर अब तक का हम यहाँ पर करंट अफेयर की वीकली सीरीज हमने स्टार्ट कर दी है। मैराथन हमारी ऑलरेडी चल रही है, जो कि पिछले अगस्त सितंबर से मैं कवर कराता आ रहा हूँ। एक बार मैं उनको आप सभी का स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी करंट अफेयर की मैराथन जो सीरीज है वो हमारी पिछले अगस्त और सितंबर मंथ से रेगुलर चल रही है। यहाँ पर मैं लगभग 70 to 80 क्वेश्चंस को कंडक्ट कराता हूँ पूरे मंथ के एक साथ वन लाइनर फॉर्म में, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। अभी हमने रिसेंट स्टार्ट की अपनी यहाँ पर वीकली करंट अफेयर की सीरीज, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर हम पॉइंट वाइज चलेंगे, जैसे कि आपके रैंक्स हो गए, अपॉइंटमेंट्स होगी, आपके अवार्ड्स हो जाएंगे, आपके स्पोर्ट्स की न्यूज़ होगी, एक हफ्ते में उन सब में से क्या इंपॉर्टेंट था वो सब यहाँ पर मैं आपको रेगुलर कवर कराते चलूंगा। स्टैटिक जीके मैं आपको कवर कराते चलूंगा, इसकी भी मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट मेंटेन कर दी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। यहाँ पर भी मैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आपको कवर कराते चलूंगा। आज से स्टार्ट हो रही है हमारे यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपको लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश करूंगा, जो कि पिछले जितने भी यहाँ पर एग्जाम्स हो चुके हैं, चाहे वो एसएससी कैटेगरी के हो, बैंकिंग के हो, रेलवे के हो, या स्टेट एग्जाम्स हो, या कोई भी अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो, उन सब में जितने भी जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिस्ट्री से, मिडल से, एंशिएंट से, या मॉडर्न से, या आपकी ज्योग्राफी से, या वर्ल्ड ज्योग्राफी से, या आपकी इकोनॉमिक्स की मैं बात करूँ, या आपके यहाँ पर पॉलिटी की मैं बात करूँ, जनरल साइंस की मैं बात करूँ, तो वो सारे क्वेश्चन मैं इस तरह के जो अब तक का पिछले सभी एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं जनरल अवेयरनेस कैटेगरी के ओनली, वो सभी का मैं यहाँ पर कलेक्शन लेकर आऊँगा। और डेली हम यहाँ पर 20 से 25 क्वेश्चंस कवर करते चलेंगे प्रीवियस ईयर के। इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी प्रिपरेशन है आपने अभी तक का जो कर ली है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। क्वेश्चंस को आप लगाने से आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। आपके यहाँ पर जो IQ लेवल है क्वेश्चंस के लिए, वो आपका यहाँ पर थोड़ा डेवलप होगा। तो इसी तरह इस सीरीज को हम शुरू कर रहे हैं। अब हमेशा आगे के लिए, चाहे आपकी स्टैटिक जीके के लिए बात करें, या फिर आपकी करंट अफेयर के लिए बात करें, या आपकी जनरल अवेयरनेस के लिए बात करें, सभी के लिए आपको यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पे, वो भी एग्जाम बिगनर पे। आप चाहे यहां पर एसएससी के कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, पीएसयू हो, या आपका यहाँ पे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, सभी में आपको ये एग्जाम बिगनर पर मिलने वाला कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसलिए मैं अगेन कहूंगा, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर बाकी लोगों को भी सजेस्ट करना। तो अब शुरू करते हैं हमारे आज की क्लास को। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, वह प्रथम शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, यानी हु वाज द फर्स्ट रूलर एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भागवत। यदि आपने यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ा है, तो वही भारत के एकमात्र पहले शासक थे जिन्हें यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की टाइटल मिला था, यानी उपाधि मिली थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त के लड़के थे, और यहाँ पर ये गद्दी पे कब बैठे थे? 375 ईस्वी में इन्होंने यहां पर गद्दी पे यानी अपना शासन ग्रहण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के लेख में हरिसेन द्वारा किसकी प्रशंसा की गई थी? इलाहाबाद लेख के बारे में कहा गया है कि जो हरिसेन कवि थे उनके द्वारा
किसकी प्रशंसा की गई थी? इलाहाबाद लेक, यानी इलाहाबाद का जो स्तंभ लेक है उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो वो की गई थी आपकी यहाँ पर समुद्रगुप्त की। और आपको पता है समुद्रगुप्त किसके पिता थे? यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता थे। तो अगर आपको ना पता हो इलाहाबाद स्तंभ लेख के बारे में, कुछ रोचक सी बातें जो आपको जान लेनी चाहिए। एक कि यहाँ पर जो आपका इलाहाबाद स्तंभ लेख है ये 200 ईस्वी में कौशाम्बी से लाया गया था, और उस समय के जो प्रसिद्ध दरबारी कवि थे हरिसेन, उनके द्वारा वहाँ पर उस स्तंभ लेख पर एक बड़ी ही प्रसिद्ध रचना थी जिसको बोलते थे प्रयाग प्रस्तुति, जिसमें यहाँ पर आपका समुद्रगुप्त का भी जिक्र किया गया है, वो उस पर खुदवाई गई थी। ये आज के समय वर्तमान में मैं अगर बात करूं तो इलाहाबाद की जो पुराना किला है उसके मेन एंट्रेंस पे यानी प्रवेश द्वार पर ये आज भी आपका उपस्थित है। और सन 1800 ईस्वी में इसको जो आपके किले की धरोहर है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी बाउंड्री बढ़ाने के लिए किसी कारणवश ये घेर दिया गया था, लेकिन 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने इसे फिर दोबारा से पुनः खड़ा किया और आज तक ये उसी स्थिति में खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इलाहाबाद लेक की मैं बात कर रहा था। तो इलाहाबाद लेक में हरिसेन द्वारा सबसे ज्यादा प्रशंसा किसकी की गई थी? समुद्रगुप्त की। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विच ऑफ हिज ओनली सन इज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, यानी अशोका के अभिलेख में उसके कौन से एकमात्र पुत्र का वर्णन देखने के लिए मिलता है, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि अशोक, जो सम्राट अशोक थे, उनके कई सारी पत्नियां थीं। उनमें से एक पत्नी थी उनकी जो मुख्य पत्नी मानी जाती है देवी, उनसे उनको 2 संतान थे। एक थे यहाँ पर महेंद्र नाम से पुत्र, और एक सिंघामित्र उनकी जो थी कन्या थी यानी पुत्री थी। लेकिन उनकी एक दूसरी और पत्नी थी जिनसे उनको एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर। तो तीवर एकमात्र ऐसे यहाँ पर उनके पुत्र थे जिसका उल्लेख हमें कहाँ देखने के लिए मिलता है? अशोक के अभिलेखों के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका क्या? तीवर। अब यहाँ पर ये जितने सारे क्वेश्चन है ना, अभी तक का जितने भी एग्जाम्स हुए हैं पिछले 5-6 साल के अंदर, उन सब में जनरल अवेयरनेस से यानी सामान्य जागरूकता से पूछे गए क्वेश्चनों का ये कलेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 1946 में रॉयल इंडियन नेवी के विरोध को समाप्त करने के लिए किसके द्वारा घोषणा की गई थी? एक यहाँ पर आधारिक घोषणा किसके द्वारा की गई थी, ये पूछा है। आंसर पे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर ये रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह क्या था। तो रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह जो था ये एक नौसेना विद्रोह कहा जाता है, मेनली कि नौसेनाओं का यहाँ पर ये विद्रोह था। और 1946 में ये नौसेना विद्रोह शुरू हुआ था। इसमें भारत, जो ब्रिटिश सरकार थी, के खिलाफ भारत के जितने भी नौसैनिक और सैनिक और जो पुलिस बल था, उन सब ने यहाँ पर इसके नागरिकों के साथ मिलकर इस विद्रोह की शुरुआत की थी। ये आपका मुंबई में प्रारंभ हुआ था और यहाँ से शुरू होते हुए ये कराची तक फैला, जहाँ पर इसको पूरा सपोर्ट मिला। और पूरी बात की जाए तो कराची से भी ये आगे आपकी पूर्वोत्तर जो हमारा कलकत्ता है वहाँ तक इसके पूरा फैलाव देखने के लिए मिला पूरा विद्रोह का, यानी पूरे भारत से यहाँ पर हमें सपोर्ट मिला। कौन से? इसमें आपको रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के अंदर। तो इसको रोकने के लिए यहाँ पर जो एक आधारिक घोषणा की गई थी वो की गई थी उस समय मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। तब तक भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था? पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी विभाजन नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 1857 में बंगाल में इंडियन लीग की स्थापना की गई। ओके, इंडियन लीग की स्थापना जिसका उद्देश्य लोगों के बीच राष्ट्रवाद की भावना को जगाना और उनमें राजनीतिक शिक्षा देना था। इसके संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया। देखो, भारत के अंदर कांग्रेस अधिवेशन आने से पहले, यानी कांग्रेस की स्थापना होने से पहले, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने से पहले इसी तरह ना जाने कितनी सारी लीग्स बनी, इंडियन लीग हुई और भी ना जाने कितनी सारी संस्थाएं बनी। तो उन सभी का एक ही उद्देश्य होता था कि लोगों के अंदर भारत की स्वतंत्रता के प्रति एक जागरूकता लेकर आना, राष्ट्रवाद बनाना, एकता जन बनाना, हर नागरिक के अंदर कोने कोने तक भारत की स्वतंत्रता की क्रांति को पहुंचाना। तो इन्हीं उद्देश्य के साथ में ये बनी थी यहाँ पर इंडियन लीग, जो कि 1857 में थी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे यहाँ पर शिशिर कुमार घोष। तो जैसे कि मैंने बताया कि इंडियन कांग्रेस की स्थापना से पहले ना जाने इस तरह की कितनी सारी यहाँ पर छोटी मोटी संस्थाएं बनती रही, टूटती रही, बनती रही, टूटती रही। आखिर में जाकर जो कामयाबी मिली वो मिली आखिर में किसको? इंडियन कांग्रेस को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 1937 में जाकिर हुसैन समिति द्वारा, कौन सी समिति थी? जाकिर हुसैन समिति द्वारा मूल शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई। कौन सी? मूल शिक्षा की योजना प्रस्तुत की गई।
इस योजना का मूलभूत सिद्धांत क्या था, यह पूछा गया है। और यह किसके द्वारा प्रेरित थी, यह किसके द्वारा प्रेरित थी, यह भी पूछा गया। तो इन 1937 द स्कीम ऑफ द बेसिक एजुकेशन वाज प्रेजेंटेड बाय द जाकिर हुसैन कमेटी। व्हाट वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कीम एंड बाय हुम वाज इट इंस्पायर्ड। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये जाकिर हुसैन समिति क्या थी और ये 1937 में क्या हुआ था। तो 1937 में यानी 23 अक्टूबर आपका यहां पर कब, 23 अक्टूबर 1937 में एक यहां पर आयोजन होता है जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन। इसमें जाकिर हुसैन समिति भी उपस्थित थी और इस सम्मेलन का जब आयोजन हुआ, जो इसका शुभारंभ किया गया, उद्घाटन के शुभारंभ में यहां पर जो संबोध किया, यानी यहां पर जो स्पीकर थे हमारे सबसे पहले वो थे महात्मा गांधी। यानी यहां महात्मा गांधी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और उन्होंने अपने सारे भाषणों में इस जो यहां पर जाकिर हुसैन समिति है इसके इस मूल शिक्षा का जो योजना थी उसका काफी सराहनीय भी की थी। अब हुआ क्या था कि यहां पर जाकिर हुसैन समिति का यह कहना था कि मूल शिक्षा योजना के अंदर कि घर घर रोजगार पहुंचे, हर व्यक्ति यहां पर क्या हो, बेरोजगारी से हटे और रोजगार घर घर पहुंचे। यानी हमें ऐसे प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए जो कोई भी व्यक्ति अपने घर में आसानी से बना सके, यानी उनका बढ़ावा मिले और देश के अंदर रोजगार भी बढ़े। यानी आप हस्त उत्पादक कार्यों पे काम ले, मशीनों को छोड़कर, यानी मशीनों पर ज़्यादा डिपेंड ना होकर आप हस्त उत्पादक कार्य, यानी जो मैनुअली प्रोडक्शन वर्क है, हाथों से जो कोई भी यहाँ पर प्रोडक्ट बना ले जाता हो उसकी तरफ बढ़ावा देने का इनका क्या था, एक मोटिव था, यानी एक ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था। ये किससे इंस्पायर था, ये था यहाँ पर महात्मा गांधी से, क्योंकि महात्मा गांधी अक्सर यहाँ पर बायकॉट करते थे ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा बने हुए प्रोडक्ट्स को। तो क्या यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था, मूल शिक्षा का जो योजना थी उसका सिद्धांत क्या था, यहाँ पर हस्त उत्पादक यानी बेरोजगारी को दूर करना, घर घर रोजगार पहुंचाना। हस्त उत्पादक यानी हाथ से बनने वाले प्रोडक्टों को यहाँ पर बढ़ावा देना। साथ में किससे इंस्पायर था, ये महात्मा गांधी की ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा बनाए गए ब्रिटिश प्रोडक्ट बायकॉट, यानी यहां पर महात्मा गांधी से प्रेरित था ये। सो उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ, यानी इन विच ईयर गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपका 5 मार्च 1931 को। तो गांधी और इरविन समझौता क्या है, मैं एक बार आपको ये एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही छोटे से समय में, यानी शॉर्ट टाइम में। तो देखिए गांधी इरविन क्या समझौता था कि यहां पर आपका जो लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होना था 1931 में 5 मार्च को, उससे पहले 1931 में यहां पर उससे पहले ये समझौता हो गया। किसके बीच समझौता हो गया, ये गांधी जी के बीच में और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके बीच में ये समझौता हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गांधी और इरविन समझौता बोलते हैं, क्योंकि उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे उनका नाम था यहां पर लॉर्ड इरविन। तो यहां पर इनके बीच समझौता हुआ। क्या समझौता था ये समझौता ये था कि इस समय तक 1931 तक आते आते सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझ चुकी थी कि भारत के अंदर आगे कोई भी फैसला लेना, कोई भी बड़ा काम करना कांग्रेस के सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो कांग्रेस थे उसके प्रोटेस्ट बहुत बढ़ रहे थे। उनकी जो विचारधारा थी स्वतंत्रता को लेकर, क्रांति को लेकर, या भारत को एक पूर्ण राज्य बनाने, देश बनाने के लिए, स्वतंत्र देश बनाने के लिए वो कोने कोने तक फैल चुकी थी। यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट खतरे में आ चुकी थी, उन्होंने इस चीज को भांप लिया था। तो उन्होंने इस चीज को समझते हुए कि अब आगे कोई भी फैसला यहां पर, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट अब कांग्रेस के बिना पॉसिबल नहीं है भारत के अंदर, तो इन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता कर लिया। यानी आप मेनली कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थी उसके बीच, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच और आपके यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच एक समझौता हो गया। इस समझौते में कई सारी चीज़ों का फायदा भारतीयों को मिला, यानी जो भारतीय नागरिक थे उनको मिला। जैसे कि यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट अब तक हुए उनमें जिन जिन की जॉब गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर वो उनको वापस मिल जाएगी। जितने भी बड़े बड़े यहाँ पर कपड़ों के शोरूम या दारुओं के जो बड़े थे, शराब के जो थी दुकानें थी, उनके सामने इंडियन प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो भारतीय है वो अपना आधारिक रूप से नमक बनाने के कारखाने, प्लांट या कुछ भी अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। और भी कई सारे यहाँ पर क्या थे, उनको फायदे देखने के लिए मिले थे। किसमें, गांधी इरविन समझौते के अंदर 5 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, मार्क शेफर्ड द्वारा महात्मा गांधी पर आधारित कौन सी प्रमुख पुस्तक लिखी गई। तो वो लिखी गई थी आपके यहाँ पर महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स। एक काफी ही ये फेमस बुक है महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स।
तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी यहाँ पर, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या लेखक कौन है, मार्क शेफर्ड। विच मेजर बुक बेस्ड ऑन महात्मा गांधी वॉज रिटन बाय द मार्क शेफर्ड। ये याद रखना कि यहाँ पर महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नाम की जो ये पुस्तक है, यानी ये बुक है, इसके ऑथर कौन थे यहाँ पर, मार्क शेफर्ड। तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर कि आपको यहाँ पर ऑथर का नाम दे देगा तो बुक का नाम पूछा जाएगा, या बुक का नाम देकर ऑथर का नाम पूछा जाएगा। तो इसको आपको ध्यान से देखना है। एक बार फिर से मैं आपको बीच में रोक के बताऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं आते हैं और आपको भी इस तरह से हिस्ट्री का या पॉलिटी का, इकोनॉमी का, ज्योग्राफी का सारी नॉलेज लेनी है, अपनी कमांड बनानी है जनरल अवेयरनेस सब्जेक्ट पे, तो आप आंख बंद कर कर हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीटली ये पीडीएफ नोट्स में आपको मिलेगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिनको मैं कंडक्ट करा रहा हूं, इन्हीं जैसे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हो गए सभी सब्जेक्ट्स के मिलाकर। हिंदी इंग्लिश में ये अवेलेबल है। इसके बाद अगर आपने कंप्लीट कर लेते हो तो आपको जनरल अवेयरनेस में यानी जीएस में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, पॉलिटी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, ज्योग्राफी का हो, सब पे आपको पूरी अच्छे से कमांड देखने के लिए मिलेगी। 1 साल की वैलिडिटी के लिए आराम से बैठकर इस पर अपनी तैयारी शुरू करें जीएस के साथ। आपका कोई भी एग्जाम आ रहा हो, एसएससी का हो या आपका यहाँ पर स्टेट का हो या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी आपका एग्जाम हो, जीएस जहां भी आपसे आएगी वहां पर आपको ये बिल्कुल हाई स्कोर कराने में पूरी आपकी हेल्प करेगा। तो बेझिझक आप हमें इस कोर्स से जुड़ने के लिए नीचे दिए गई डिटेल्स से कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे हमारा वहां पर व्हाट्सएप नंबर हो या आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट जो कि है www.exambeginners.com। अब साथ साथ में एक काम और कर दीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर ये क्लास समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करें, बिल्कुल भी मत जाना। वीडियो को लाइक करना आपका बिल्कुल यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जब हम यहाँ पर आपके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारी इस मेहनत को अपने एक लाइक बटन देकर अप्रिशिएट कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में आकर भी बता सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की जो समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था, इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है। ये आपने पढ़ा होगा यहाँ पर 1919 का अधिवेशन जो अधिनियम था, ये था साइमन कमीशन, जो कि बहुत ही फेमस है और अक्सर यहाँ पर एग्जाम से क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलते हैं। एक बार फिर हम क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा के लिए एक भारतीय संवैधानिक आयोग नियुक्त किया था। इस आयोग को किस नाम से जाना जाता है, जो कि क्या था आपका ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ये डिप्लॉय किया गया था। कौन सा कमीशन, साइमन कमीशन, जिसमें इनको क्या करना था, यहाँ पर इनको समीक्षा करनी थी, यानी इनको यहाँ पर जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसको इन्हें यहाँ पर जांच परख करनी थी। उसके लिए यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने एक नया कमीशन का गठन किया था। उस कमीशन का नाम क्या था, साइमन कमीशन। तो कब की बात चल रही है आपकी, 1919 की बात चल रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा यहां पर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके सिंह दत्ता ने किस विधायक एक्ट के विरुद्ध में केंद्रीय विधानसभा में क्या करा था, बम फेंका था। On 8 April 1929, Bhagat Singh and B.K. Singh Datta threw a bomb in the Central Legislative Assembly in the protest against the which MLA Act, यानी किस विधेयक एक्ट के विरोध में, ये पूछा गया है। तो देखिए क्या था कि 1929 में यहाँ पर आपका ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास कर दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से। इस ट्रेड डिस्प्यूट बिल में क्या था कि कोई भी मजदूर अगर किसी काम पर है तो वो उसके फेवर में हो ना हो, लेकिन वो उसके विरुद्ध प्रदर्शन नहीं कर सकता, यानी उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। चाहे वहां पर मिलने वाली जो भी उसकी सेवा स्कीम है या प्रॉफिट है वो उसके फेवर में हो ना हो, लेकिन वो उसके अगेंस्ट कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी विद्रोह नहीं कर सकता। इस तरह का ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो चुका था, और इसके पास होने के बाद भी पूरे देश में एक अराजकता का माहौल था, मजदूरों के बीच में यह माहौल था। तो इन सबको देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से एक और नया एक्ट लेकर आ रही थी, जिसका नाम था यहां पर जन सुरक्षा विधेयक, यानी एक सेफ्टी बिल। सेफ्टी बिल जिसको बोलते हैं, अगर यहां पर यह पास हो जाता तो सभी को मालूम था कि कोई आम नागरिक किसी भी विषय में, यानी किसी भी दिक्कत के लिए, किसी भी मुद्दे पर यहां पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकता, चाहे अब यहां पर मजदूर हो या आम नागरिक हो। तो इस तरह का बिल पास नहीं होने देना था। कहां पर, केंद्रीय विधानसभा में। इसको पास ना होने देने के लिए ही यहां पर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके सिंह दत्ता ने जाकर केंद्र विधानसभा में ये बम फेंका, ताकि ये पूरी प्रणाली
ये पूरी प्रक्रिया यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाए और ये बिल किसी तरह रुक जाए। तो आपको समझ में आया होगा कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके सिंह दत्ता ने किस विधेयक एक्ट के द्वारा के विरोध में, कौन सा, जन सुरक्षा विधेयक यानी सेफ्टी बिल के विरोध में कहां पर, केंद्रीय विधानसभा के अंदर बम फेंका था। आगे है, भारत संविधान में किसकी सिफारिश के बाद मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। सीधा सा पूछा है आपसे यहां पर, मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान में किसकी सिफारिश के बाद जोड़ा गया है, ये पूछा गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आपकी यहां पर, वर एडिड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आफ्टर हुज रिकमेंडेशन, वह व्यक्ति कौन थे जिनकी सिफारिश के बाद मौलिक कर्तव्यों को भारत संविधान के अंदर जोड़ा गया। तो वो थे आपके यहां पर सरदार स्वर्ण समिति। तो जो सरदार स्वर्ण समिति थी उन्होंने 1976 में रिकमेंडेशन दिया सरकार को कि इस तरह के मौलिक कर्तव्यों को भी क्या है, भारत संविधान के अंदर होना चाहिए, इनको भारत संविधान से जोड़ना चाहिए। तो तब 46वां संशोधन कर कौन सा, 46वां अमेंडमेंट जो था, 46वां जो संशोधन था उसे कर तब यहां पर भारत का जो संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो किसकी समिति थी वो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। आगे है कि भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए किस प्राधिकरण का अनुमोदन काफी है, यानी विच अथॉरिटी अप्रूवल इज सफिशिएंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो वो सब आपको पता होगा अगर आपने यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा। तो वो कौन सा है यहां पर, पार्लियामेंट यानी संसद के अप्रूवल, यानी संसद का अगर यहां पर आपके पास परमिशन है तो सिर्फ संसद की परमिशन के सहारे ही आप यहां पर कोई भी सरकार क्या कर सकती है, संचित धन निधि से धन निकाल सकती है, विड्रॉ कर सकती है मनी को, कहां से, कंसोलिडेटेड फंड से। और ये कौन से अनुच्छेद में होता है, ये संविधान के 114वें अनुच्छेद के अनुसार है। तो समझ में आया आपको यहां पर कि कोई भी वर्तमान सरकार हो, कोई भी सरकार हो, यहां पर संचित धन निधि से धन निकाल के लिए उन्हें यहां पर अनुच्छेद, भारतीय संविधान अनुच्छेद 114 के अनुसार पार्लियामेंट की अनुमति आवश्यकता है, यानी संसद की अनुमति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है यहां पर, हाउ मेनी टाइम्स हैज दिस हैपन इन इंडिया व्हेन द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इज अब्सेंट एंड द सुप्रीम जस्टिस हैज एज्यूम्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी ऐसा भारत में कितनी दफा हुआ है, यानी कितनी बार हुआ है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो और उस स्थिति में यहां पर जो उस समय के चीफ जस्टिस हो उन्होंने राष्ट्रपति का ऑफिस को यानी कार्यालय को संभाला हो। तो ऐसा भारत में कितनी दफा हुआ है, ऐसा भारत में हुआ है सिर्फ एक ही दफा। और कब हुआ था ये आपका, यहां पर ये हुआ था आपका 20 जुलाई से आपका 24 अगस्त 1969 में। उस समय के जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति थे वह दोनों अनुपस्थित थे। तो 35 दिन के लिए, कितने दिन के लिए, 35 डेज के लिए यहां पर जो उस समय के चीफ जस्टिस थे, यानी उस समय के जो सुप्रीम जस्टिस यानी चीफ जस्टिस जो थे, क्या नाम था उनका यहां पर, उनका नाम था मोहम्मद हिदायत उल्लाह। उन्होंने 35 दिन का कार्यालय किसका संभाला था, राष्ट्रपति का संभाला था, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में। तो ऐसा सिर्फ पहली दफा यानी एक बार ही भारत में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, इन विच ईयर वॉज द इंडियन इंडिपेंडेंस डे बिल इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ कॉमन्स एंड पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को हाउस ऑफ द कॉमन्स में पेश किया गया था, ओके, तथा किस वर्ष इसे ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कर दिया गया था। तो ये कब पारित कर दिया गया था, यानी कब इसको अप्रूवल मिल गया था, इसको अप्रूवल मिल गया था आपका 18 जुलाई 1947 में। किसको, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को। अभी क्या था भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक क्या था कि इसमें क्या किया गया था कि आपका यहां पर भारत और पाकिस्तान के विभाजन को प्रस्तुत किया गया था, यानी प्रेजेंट किया गया था, एक प्रस्ताव रखा गया था। इस अधिनियम के जो विभाजन था भारत और पाकिस्तान का, उसका एक प्रस्ताव रखा गया था। तो उसको यहां पर कब रखा गया था, फर्स्ट दफा वो 16 जुलाई को रखा गया था, आपका 16 जुलाई 1947 को रखा गया था। तब जाकर ये 2 दिन बाद यहां पर किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यानी हाउस ऑफ कॉमन्स ने इसको क्या कर दिया था, पास कर दिया था। तो उसी के बाद क्या हुआ था, यहां पर पूरी प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी भारत और पाकिस्तान के विभाजन की। अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर, गोरा और खासी प्रजातियों के नाम पर रखी गई पहाड़ों की श्रृंखला किस राज्य में आती है। काफी ये एक कॉमन और फेमस गोरा खासी जो सीरीज है, माउंटेन सीरीज, काफी ये कॉमन है और एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन कोई ना कोई जीके के अंदर मिल जाता है।
तो ये कहां पर है आपकी, ये मेघालय में आती है। पूरी पर्वत श्रृंखला है, यानी एक पूरी माउंटेन सीरीज है। गोरा और खासी वहां की एक प्रसिद्ध जाति भी है, तो ट्राइब भी है वहां का एक फेमस, तो उन्हीं के नाम पर यहाँ पर ये मेघालय के अंदर स्थित जो सीरीज है माउंटेन की, उसका नाम रखा गया है गोरा और खासी। तो नेक्स्ट है यहाँ पर विश्व की सबसे तेज मिर्च माने जाने वाली, किसकी बात हो रही है, मिर्च की बात हो जा रही है। विश्व की सबसे तेज मिर्च माने जाने वाली भूत जोली क्या भारत के किस राज्य में मूल रूप से खेती की जाती है। यानी एक यहाँ पर क्या है, मिर्च है, मिर्च जिसका नाम है यहाँ पर भूत जलोकिया, जो कि ये मानी जाती है कि पूरे विश्व में इससे ज़्यादा चरचरी मिर्च कोई और है ही नहीं। तो इस तरह की जो मिर्च की खेती की जाती है वो कौन से राज्य में की जाती है भारत के, ये पूछा गया है। तो बेसिकली एक जीके का क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम देखते हैं ये कहाँ की जाती है, आपकी असम में की जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सौर मंडल के बड़े उपग्रहों की श्रेणी में आने वाला टाइटन किसका उपग्रह है, यानी हुज द सैटेलाइट इज द टाइटन विच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम। तो आप सभी को पता है किसका है यहाँ पर, ये सैटर्न का है, यानी आपके शनि ग्रह का है। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, सैटर्न यानी शनि ग्रह। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान किस एजेंसी के द्वारा लगाया जाता है। यानी आपने यहाँ पर कितना एक साल में अर्न किया, आपका फिस्कल ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर जो होता है किसी भी देश का, उसमें कितनी हमारी आय में वृद्धि हुई, कितनी हमारी ग्रोथ हुई नहीं हुई सकल आय में। तो ये सब चीज़ें किसके द्वारा चेक की जाती है, ये सब की जाती है आपके यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा, यानी जिसको बोलते हैं हम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जिसको लास्ट में हम बोल देते हैं, जो भी निकल कर आता है उसको बोल देते हैं हम यहाँ पर जीडीपी। यानी हमारी जो जीडीपी कितनी गई है, जीडीपी कितनी कम हुई है, पूरा एक यहाँ पर एक आकलन कर लिया जाता है, पूरे एक आंकड़े ले लिए जाते हैं। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, ये सेंट्रल स्टैटिक ऑफिस के द्वारा किया जाता है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 2021 से 22 के बजट में वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित किया गया। एक करंट अफेयर का कह लीजिए, स्ट्रेटेजी कह लीजिए, है तो ये जीएस का ही पार्ट। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है समझने की कोशिश करते हैं कि 2021-22 में जो बजट पेश किया गया था, आज मैं अगर बात करूं तो 2022-23 का बजट आ चुका है, लेकिन ये बात हो रही है यहाँ पर वर्ष 2021-22 के बजट की। उसमें क्या बताया गया था कि जो 2020-21 का जो फाइनेंशियल ईयर गया था, वित्तीय वर्ष गया था, उसमें राजकोषीय घाटा कितना हुआ था। क्योंकि आपको सबको पता है कि ये वाला जो टेन्योर था, यहाँ पर जो टाइम पीरियड था 2020-21 का, ये कौन सा था, ये कोविड का टाइम पीरियड था। और इस समय हर देश ने क्या, पूरे देश, पूरी दुनिया में विश्व एक आर्थिक मंदी थी। तो इस जो फिस्कल डेफिट था इस ईयर में वो कितना था अनुमानित, ये पूछा गया है कोविड के पीरियड में। एक तरह से आप ही समझ सकते हैं। तो वो था आपका यहाँ पर जीडीपी में कितना डाउन गया था, ये गया था आपका जो टोटल डाउन गया था वो गया था 9.5% डाउन देखने के लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ द रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर फाउंडेशन इन द एटमॉस्फेयर। मैं तो मानता हूं कि इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप आंसर दे दोगे कि वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोनोमंडल द्वारा किस प्रकार के विकिरणों का अवशोषण किया जाता है। तो वो आप सभी को पता है कि पैराबैंगनी किरणें यानी आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें, जिनको हम शॉर्ट में अक्सर बोल देते हैं क्या, यूवी रेज, यूवी किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें। सो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि अभी तक का कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। इसी तरह की और भी कई सारे क्लासेस आने वाली है आगे। आप जैसे कि ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आज की पहली क्लास थी और इसी तरह से रेगुलर आपको डेली क्लासेस देखने के लिए मिलेगी जीएस पे। इसी तरह मैं सही सारे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा ताकि आपका रिवीजन अच्छा चलता रहे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आज की क्लास में, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा या मुझसे कोई भी आपको गलत इंफॉर्मेशन दी होगी, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर अपना सजेशन या करेक्शन जरूर बताना। साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको आज का कंटेंट समझ में आया होगा, और बाकी लोगों को भी चैनल के लिए रिकमेंडेशन करना और शेयर करना। तो मिलता हूं आपको इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का टिल देन बाय बाय। और कोर्स रिलेटेड कोई भी आपको डाउट होगा तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन या हमारे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पर आकर हमें सीधा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।